नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, अपनी स्टडी ठीक से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज दिनांक 27 मई 2026 को प्राइम एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज की इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस करने से पहले हम आज के कोटेशन को डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि हम डेली करते हैं, आज जो कोटेशन है वो बात कर रहा है कि हर दिन सबसे अच्छा दिन होता है क्योंकि ये पल दोबारा नहीं आता। यानी कि हम कई बार क्या होता है, ये सोचते हैं हमेशा कि कल करेंगे या 1 महीने बाद ये प्लानिंग करेंगे। एक्चुअली आपके पास वास्तविकता में अगर कुछ होता है तो वो आज का ही दिन होता है। आप जितना यूटिलाइजेशन आज के दिन का करोगे उतना बेनिफिट आपको कल होगा। यानी कि हर दिन आप यूं सोचें कि ये जो दिन है इसको बेस्ट वे में अपने को यूटिलाइज करना है और ये जो दिन है मेरा सर्वोत्तम दिन है। जब इस प्रकार आप अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, अपने स्टडी को इस तरह से करते हैं कि आज अपना 100% देना है, कल के बारे में नहीं सोचना, तो एक क्या है कि आगे का वो जो प्रेशर है वो क्रिएट अपने मन पे नहीं होता है और जस्ट आपके सामने यही होता है कि अगले जो 24 घंटे हैं इनको बेहतर तरीके से मैं कैसे यूटिलाइज कर सकता हूँ। ये प्रेरणा हमें याद दिलाती है कि आज की तैयारी ही हमारी कल की सफलता है। यानी आज जो बेहतर काम हम करते हैं, कल की हमारी सफलता की नींव जो है वो आज की तैयारी ही होती है। हर दिन को पूरे समर्पण, पूरी ऊर्जा, पूरी सार्थकता के साथ जीने का प्रयास करें। पूरी सार्थकता के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने का प्रयास करें। परीक्षा में सफलता उन्हीं को मिलती है जो हर पल को सार्थक बनाते हैं। यानी कि अपने हर एक सेकंड को अच्छे यूटिलाइजेशन के साथ जो है यूज करते हैं। जैसे बोला जाता है कि आपको जो टारगेट है वो घंटे के हिसाब से नहीं बनाना चाहिए, आपको जो टारगेट बनाना चाहिए वो सेकंड के हिसाब से बनाना चाहिए। यानी कि हर दिन आपके अकाउंट में 86,400 सेकेंड्स ऐड होते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन 86,400 सेकेंड्स को आप किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, किस तरह से यूज करते हैं। तो जब तक आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, जब तक आपके एस्पिरेशनल है, किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, तो अपने हर सेकंड को यूटिलाइज करने का प्रयास करें। आगे चलते हैं। आज की पहली न्यूज है आरबीआई की क्यू सेफ विशेषज्ञ समिति। देखिए, इस तरह की जो समितियां बनती है उनके बारे में अक्सर जो है क्वेश्चन आरपीएससी बनाती है। याद रखेंगे समिति का क्यू सेफ, सेफ यानी सुरक्षा से जुड़ी हुई है और समिति किसकी है? आरबीआई की। क्या दिक्कत है? देखिए, जो साइबर क्राइम है वो एक बड़ी चुनौती है आज देश में भी और बाकी दुनिया में भी। और इंडिया में डिजिटल पेमेंट काफी ज्यादा बढ़ गया है तो ये चुनौती और भी ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन अब तक जो है ओटीपी के माध्यम से और तमाम जो अन्य माध्यम थे जहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस था वहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। लेकिन अब समस्या अलग तरह से हो गई है। अब क्वांटम जो साइबर अटैक है वो नई तरह की चुनौतियां पैदा कर रहा है। यानी कि बिना ओटीपी के भी पैसे वगैरह जो है अकाउंट से डिटेक्ट हो जाते हैं या और भी तरह के फाइनेंशियल जो फ्रॉड है वो हो जाते हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने टू सेफ नाम से एक विशेषज्ञ समिति जो है उसका गठन किया है। क्या करेगी ये? क्वांटम तकनीक से जुड़े हुए जो साइबर क्राइम है, साइबर खतरे हैं, उनकी जांच करके एक सजेशन जो है, अपनी जो समीक्षा रिपोर्ट है वो आरबीआई को सबमिट करेगी। क्या याद रखना है इसके बारे में? इसके अध्यक्ष जो है आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर अनिल प्रभाकर है। इनका नाम आप याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। यानी कि क्यू सेफ समिति सबसे पहली बात किससे जुड़ी हुई है? आपको याद रखना होगा कि आरबीआई की विशेषज्ञ समिति है। क्या उद्देश्य है? देखिए, क्वांटम साइबर से जुड़े हुए खतरों से निपटने के लिए ये समिति जो है सुझाव आरबीआई को देगी। इसके अध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर अनिल जो प्रभाकर है वो इस समिति के अध्यक्ष है, जो कि आईआईटी मद्रास के जो है प्रोफेसर है। उद्देश्य क्या है? बैंकिंग जो सिस्टम है उसको क्वांटम खतरों से सुरक्षित रखना है। रोड मैप तैयार करके भविष्य के क्वांटम खतरों से निपटने के लिए जो है आरबीआई को सजेशन देना है। अगर इस समिति के बारे में अब भी आपको संदेह है तो जस्ट आप एक बार समझिए। आरबीआई की समिति है यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा बैंक, बैंकों का बैंक जिसको बोला जाता है, यानी कि बैंकों को ऋण देने वाली संस्था, भारत सरकार का बैंक आरबीआई। इसकी समिति है क्यू शेफ, विशेषज्ञ समिति है। गठन क्यों किया? क्वांटम साइबर खतरों से निपटने के लिए गठन किया। अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष है प्रोफेसर अनिल प्रभाकर, जो कि आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर है। क्या करेगी? बैंकिंग सिस्टम की क्वांटम हमलों से निपटने के लिए एक रोड मैप है वो तैयार करेगी। मेरे हिसाब से ये न्यूज आपके लिए सफिशिएंट है, इतना याद रखना। और इस तरह से अगर याद रखते हैं तो एग्जाम में आप क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर लेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वाड से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले तो समझिए क्वाड क्या है। देखिए, क्वाड जो है 4 देशों का संगठन है। कौन कौन से देश है? इसमें आपका यूएसए है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया है।
इन 4 देशों ने मिलके क्वाड नाम का एक संगठन बनाया है। अब क्या नया डेवलपमेंट है, देखिए क्रिटिकल मिनरल्स। क्रिटिकल मिनरल्स ऐसे मिनरल्स है, यानी कि ऐसे खनिज है जो बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस मायने में है, जैसे हमने कल सेमीकंडक्टर की बात करी, तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में काम आने वाले जो खनिज है वो महत्वपूर्ण खनिजों की श्रेणी में आते हैं, क्रिटिकल खनिजों की श्रेणी में आते हैं। जैसे जो एआई है उस तकनीक में, ईवी जो चार्जिंग स्टेशन है, ईवी जो गाड़ियां हैं, उन उस तकनीक में काम आने वाले जितने भी खनिज है, लिथियम जो बैटरी है उनको बनाने में काम आने वाले जो खनिज है, ये सारे खनिज जो है क्रिटिकल मिनरल्स यानी कि महत्वपूर्ण खनिजों की जो है कैटेगरी में आते हैं। अब जो दुनिया के 70% जो इस तरह के महत्वपूर्ण खनिज है उनका जो प्रोडक्शन है, उनका जो प्रसंस्करण है वो चीन करता है। और आपको पता है चीन जो है कभी भी दुनिया में अव्यवस्था क्रिएट कर सकता है। इसकी वजह से इन चारों देशों ने क्वाड संगठन के माध्यम से एक जो है नया फ्रेमवर्क इनिशिएटिव बनाया है, यानी कि इन्होंने ये कि हम सब जो है इस तरह के महत्वपूर्ण जो मिनरल्स है इनके बारे में मिलके काम करेंगे। आगे देखते हैं काम क्या करेंगे। सबसे पहले हमने समझ लिया क्वाड देश कौन कौन से हैं, ठीक है, इन्होंने ये फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। लक्ष्य क्या है, हिंद प्रशांत सेक्टर में महत्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षित सप्लाई चेन के लिए 1.6 लाख रुपए का जो फंड है ये चारों जो देश है क्वाड संगठन के माध्यम से मिलके जुटाएंगे। आगे उद्देश्य चीन का जो एकाधिकार है उसको चुनौती देंगे और एशिया प्रशांत सेक्टर में वैकल्पिक जो एक सप्लाई चेन है यानी कि आपूर्ति श्रृंखला है उसको सुनिश्चित करेंगे। आपूर्ति श्रृंखला अगर आपको समझना है तो हमने जो कल वाली परसों वाली क्लास में जो ग्लोबल सप्लाई चेन का जो एग्जांपल आपको दिया था कि कोविड में किस तरह चीन ने सप्लाई आइटम्स की करना बंद कर दिया था, तो उस बात को जो है यहाँ आप रिलेट करके पढ़ें। और कोई विशेष बात इसमें है नहीं, इतनी सी बात आपको याद रखनी है। सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि क्वाड में कौन कौन से देश है, नया इनिशिएटिव क्या है और इसके तहत करने वाले क्या है। तो ये सारी बातें हमने समझ ली थी। अब आपको पता है 21 जून को जो है वैश्विक योग दिवस है, बहुत पॉपुलर हो रहा है पूरी दुनिया में योग दिवस। तो 21 जून जो है वैश्विक योग दिवस की तारीख है, जो कि आप सबको पता है। अब इसमें क्या हो रहा है, विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 जो है वो होने जा रही है और 21 जून को है, यानी कि उससे पहले इवेंट स्टार्ट हो जाते हैं। तो 4 से 8 जून को अहमदाबाद में भारत में पहली बार जो है इसका आयोजन हो रहा है। यानी कि इससे पहले जब से विश्व योग दिवस शुरू हुआ है दुनिया में बाहर के देशों में इसका आयोजन हो रहा है, लेकिन इस बार जो है इसका आयोजन कहाँ हो रहा है, भारत में हो रहा है। खेल मंत्री ने इसके शुभंकर याद, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वीर जो है इसका शुभंकर है, ये आप याद रखेंगे। 60 से ज्यादा देशों के लोग जो इसमें भागीदारी कर रहे हैं और भारत की जो सॉफ्ट पावर है उसका प्रदर्शन होगा। सॉफ्ट पावर के बारे में हमने पहले भी बात करी थी। सॉफ्ट पावर यानी कि मिलिट्री पावर नहीं, हमारी कल्चर, हमारे हेरिटेज, इसकी जो स्वीकृति है दुनिया के देशों में, इसका जो सकारात्मक प्रभाव है दुनिया के देशों में, उसके बारे में जो है इसमें बात की जाएगी। यानी कि बात क्या, ये योगा जो हमारा है इंटरनेशनली, इसी बात का जो है द्योतक है, दुनिया में हमारी पहचान को सुनिश्चित करता है, दुनिया में हमारी स्वीकार्यता को बढ़ाता है। ये तमाम बातें जो है इसके तहत आती है। अब पद्म विभूषण के बारे में धर्मेंद्र जी का हमने कल पढ़ लिया था कि मरणोपरांत जो है धर्मेंद्र जी को पद्म विभूषण दिया गया है। पद्म विभूषण जो है भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सम्मान है, यह बात भी हमने पढ़ी थी। एक नाम और है एन राजम, यानी कि प्रख्यात वायलिन बजाने वाले हैं, भारतीय शास्त्रीय संगीत की मान विभूति है, उनको भी भारत सरकार ने पद्म विभूषण से जो है नवाजा गया है। तो इस साल के लिए 2 नाम पद्म विभूषण के लिए याद रखेंगे, पहला धर्मेंद्र जी जो कि दिवंगत हो गए हैं और दूसरा जो नाम है वो है एन राजम। ठीक है, क्या प्रोफेशन है एन राजम का, देखिए नीचे, प्रख्यात वायलिन वादक है, यानी वायलिन बजाने वाले हैं और भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनका अच्छा योगदान है। अब एक कैटेगरी देख लीजिए, भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च सम्मान है, नागरिक सम्मान जो है सबसे सर्वोच्च है। दूसरे नंबर पे पद्म विभूषण है जो कि इन दोनों व्यक्तियों को मिला है, असाधारण सेवा देश के लिए करते हैं उसके लिए मिलता है। पद्म भूषण जो है ये विशिष्ट सेवा के लिए मिलता है, यानी कि एक असाधारण यानी कि हायर लेवल की, और विशिष्ट यानी उससे थोड़ी सी कम लेकिन बहुत महत्वपूर्ण। और उसके बाद पद्म श्री मिलता है जो कि राजस्थान के 3 व्यक्तियों को मिला था, याद करिए आप, तगाराम भील एंड सारे लोग। वो उल्लेखनीय योगदान यानी कि एक्सेप्शनल योगदान के लिए ये मिलता है। तो ये जो 4 है नागरिक सम्मानों की सूची है, इसको भी आप देख लेंगे, आपके नॉलेज के लिए ये जरूरी है। आगे चलते हैं। अब्राहम अकॉर्ड इंपॉर्टेंट है, किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है अब्राहम अकॉर्ड। चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए आपको पता है अभी जो लड़ाई हो रही है अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में हो रही है, जिसमें अमेरिका और इजराइल एक तरफ है, ईरान एक तरफ है, ठीक है। हालांकि अभी समझौता हो रखा है लेकिन लंबे समय से 2-3-4 महीने से ये डेवलपमेंट जो है। मुख्य लड़ाई किनके बीच में, मुख्य लड़ाई है इजराइल और ईरान के बीच में। और इससे पहले भी बहुत बार इजराइल और बाकी जो अरब के देश है इनके बीच में झगड़ा होता रहता है।
अब इजराइल जो है अमेरिका का दोस्त है। अब अमेरिका ने 2020 में इजराइल को समझा के और बाकी अरब देशों को समझा के और बोला कि आप एक समझौता कीजिए, ये लड़ाई वगैरह छोड़िए और आपस में व्यापार कीजिए, तकनीक का स्थानांतरण कीजिए और मिलकर काम करिए। तो इस तरह एक अब्राहम अकॉर्ड नाम का समझौता इनके बीच करवाया गया। किसके द्वारा? एक तरफ आपका इजराइल है और बाकी तरफ क्या है? अरब देश। मध्यस्थता किसकी थी? यूएसए की, यानी यूएसए सरपंच था इसमें। यूएसए ने बोला दोनों को कि दोनों लोग इधर आइए और समझौता कीजिए, एक तरफ इजराइल और बाकी तरफ अरब देश। तो कब हुआ? 2020 में शुरुआत हुई। इजराइल और अरब देशों के बीच में एक ऐतिहासिक समझौता है। यह महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे फिर बाद में मोरक्को जुड़ा, सूडान जुड़ा, कजाकिस्तान जुड़ा, यानी कि ये 3 देश जो है बाद में जुड़ गए इसमें, राइट। अब देखते हैं, यानी कि सबसे पहले यूएई, बहरीन, यानी कि इजराइल के साथ जो अरब देश जुड़े, अरब देशों में पहला देश था यानी कि हमारा दुबई, जिसको संयुक्त अरब अमीरात बोला जाता है, जिसका दुबई महत्वपूर्ण शहर है। उस देश को ही दुबई के नाम से जाना जाता है, इतना महत्वपूर्ण वो शहर है। तो सबसे पहले यूएई, फिर बहरीन, और उसके बाद जो है इन दोनों ने राजनयिक संबंध जो है दोनों देशों ने इजराइल के साथ स्थापित किए। उसके बाद ज्वाइन किया मोरक्को ने, सूडान ने और कजाकिस्तान ने। अब चर्चा में क्यों है? जो अपने ट्रम्प भाई साहब है वो चाहते हैं कि सऊदी अरब, पाकिस्तान, कतर और तुर्की जो है ये चारों देश भी इस अब्राहम अकॉर्ड को साइन करें और इजराइल के साथ दोस्ती करें। ये जो है इसमें नया डेवलपमेंट है। फिर दोबारा समझाता हूं। लंबे समय से इजराइल और बाकी अरब के देश लड़ रहे थे। 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि भाई, अमेरिका ने बोला बेसिकली कि आप लोग एक समझौता कीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, क्या समझौता करना है? कि एक अब्राहम अकॉर्ड करते हैं जिसमें इजराइल के साथ अरब के जो कंट्री है वो दोस्ती करेंगे, आपस में आप इस लड़ाई को छोड़ो और व्यापार करो। तो शुरुआत में 2 देश, कौन कौन? संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन, ये 2020 में समझौता करते हैं। किसके साथ में? इजराइल के साथ में। फिर कुछ देश मोरक्को, सूडान और कजाकिस्तान भी शामिल हो जाते हैं, यानी कि ये 5 देश अब्राहम अकॉर्ड के तहत इजराइल से समझौता कर लेते हैं। अब ट्रम्प साहब ये बोल रहे हैं कि भाई जो बचे हुए देश है, यानी कि सऊदी अरब है, बहरीन है, कतर है, पाकिस्तान है, ये लोग भी समझौता आप लोगों को कर लेना चाहिए। किसके साथ में? इजराइल के साथ में। हालांकि ये न्यूज में है, चर्चा में है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये तमाम जो समझौते हैं ये धरातल पे उतरे, इस बात की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इस बात से बिल्कुल अगेंस्ट में, वो कभी नहीं चाहता कि इजराइल से मैं दोस्ती करूं। और पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बयान भी आया है। हमारे लिए महत्वपूर्ण बात सिर्फ एक ही है, वो महत्वपूर्ण बात है अब्राहम अकॉर्ड के बारे में, यानी कि इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए और इनिशियल 2 देशों ने किसने ज्वाइन किया वो बात हमें पता होनी चाहिए। ये आपको नोट डाउन कर लेना है। जो बातें मैं बोल रहा हूँ कि महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछी जा सकती है, उसके आपको नोट्स बना लेने हैं। चलिए आगे। अब वो दुर्लभ खनिज, जो हमने महत्वपूर्ण खनिजों की बात करी, एक होते हैं रेयर अर्थ मिनरल्स। कौन से होते हैं? रेयर अर्थ मिनरल्स। अब इसमें भी, जिनको दुर्लभ खनिज भी बोला जाता है, इसमें भी समस्या चीन ही है। चीन कैसे समस्या है? देखिए दोस्तों, चीन जो है उसका 70% निष्कर्षण करता है, आपको पता ही है। ग्लोबल सप्लाई चेन को डिस्टर्ब करता है, ये बात भी आपको पता है। यहाँ क्या समस्या है? यहाँ चीन को चुनौती देने के लिए भारत और अमेरिका ने एक समझौता किया। वहां क्या किया था? वहां क्वाड ने, यानी कि 4 देशों ने मिलकर एक रणनीतिक समझौता किया कि हम जो महत्वपूर्ण खनिज है उन पे, उनकी सप्लाई चेन के लिए पैसे इकट्ठे करेंगे और सप्लाई चेन को सुरक्षित करेंगे। यहाँ भारत और अमेरिका मिलके जो दुर्लभ खनिज समझौता है वो कर रहे हैं, इसलिए सामने सिर्फ चीन है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या समझौते में मुख्य बातें क्या है। हमारे एस जयशंकर और अमेरिका के मार्को रूबियो जो है, मार्को रूबियो भारत में आए हुए थे, इन दोनों के बीच समझौता हुआ है। माइनिंग करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे, रिसाइकलिंग करेंगे और निवेश करेंगे। यानी कि दुर्लभ खनिजों के निष्कर्षण के लिए दोनों देश मिलकर क्या करेंगे? माइनिंग करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे, रिसाइकलिंग करेंगे और निवेश करेंगे। अमेरिका 290 करोड़, 290 लाख करोड़, यानी कि 2.90 लाख करोड़ रुपए का जो फंड है इसके लिए जुटाया जाएगा। भारत की बात करें अगर, कि रेयर अर्थ जो दुर्लभ खनिज है उनका कितना भंडार है, तो भारत के पास जो है 69 लाख टन का, यानी कि 69 लाख टन का जो भंडार है वो भारत के पास है। हेवी रेयर अर्थ मेटल बाड़मेर में है, जालोर में है और उदयपुर राजस्थान में, ये 3 जो जिले हैं राजस्थान के, वहां पे हेवी अर्थ जो मेटल है, हेवी रेयर अर्थ मेटल, उनका भंडार यहाँ पे है। और ग्लोबल माइनिंग में 70% जो हिस्सेदारी है वो चीन की, ये बात हमने समझ ली थी। ये समझौता भारत और अमेरिका की रणनीतिक जो भागीदारी है, साझेदारी है, उसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। फिर समझाता हूं आपको कि पहले जो समझौता हुआ वहां 4 देश थे,
सामने कौन था? चीन था। समस्या चीन से थी, इसकी वजह से जो महत्वपूर्ण खनिज है उनको लेके चारों देशों ने समझौता किया। फिर अमेरिका के जो विदेश मंत्री है मार्को रूबियो, वो भारत आते हैं और भारत और अमेरिका मिलकर एक अलग से समझौता करते हैं। ठीक है, उसमें एक फंड जुटाया जाएगा जिसमें से ये जो रेयर अर्थ मिनरल है, यानी कि जो दुर्लभ, दुर्लभ का मतलब होता है जो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, वैसे खनिजों का निष्कर्षण किया जाएगा, माइनिंग की जाएगी, प्रोसेसिंग किया जाएगा और उसके लिए एक फंड बनाया जाएगा। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के 3 जिले हैं जहां पे रेयर अर्थ जो हेवी मेटल्स है वो मिलेंगे। कहां पे? बाड़मेर, जालौर, उदयपुर। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि कौन से 3 जिले जहां पे हेवी रेयर अर्थ मिनरल्स जो है मिलते हैं, तो हमें याद रखना है बाड़मेर है, जालौर है और उदयपुर है। राइट, अब आगे चलते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को समस्या आती होगी कि यार मन नहीं लग रहा, अच्छे से जो है आउटपुट नहीं आ रहा पढ़ने में। तो एक टेक्निक के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ऐसी एक समस्या एक व्यक्ति ने फेस करी थी, फिर वो टाइमर लगा के उसने कुछ वैज्ञानिक विधि इजाद करी और उस विधि का नाम है पोमोडोरो तकनीक। क्या है? पोमोडोरो तकनीक। क्या होता है इस तकनीक में? इस तकनीक के माध्यम से ये बताया गया है कि आपको ना सारी चीजें छोड़ के सब कुछ साइड में रख के 25 मिनट का एक टाइमर लगाना है। यानी कि 25 मिनट का जो है एक स्टॉप वॉच लगाना है। उसके बाद आपको जो भी काम करना है वो करने लग जाना है। यानी कि आपके लिए जैसे स्टडी। अब आप 25 मिनट का एक टाइमर लगाइए, फिर सारी चीजें, मोबाइल नोटिफिकेशन, सारी चीजें साइड में रख दीजिए और अच्छे से पढ़ने लग जाइए। जैसे ही 25 मिनट का आपका टाइमर पूरा होता है, आप 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। उसके बाद अगेन 25 मिनट का आप टाइमर लगाइए। इस तरह जब आपके 4 साइकिल पूरे हो जाते हैं तो आप 15 मिनट का ब्रेक लीजिए। इस तरह बताया जाता है और वैज्ञानिक निष्कर्षों में ये बात सामने आई है कि इस तरह से अगर आप अपना काम करते हैं, अपनी स्टडी करते हैं, तो आपका आउटपुट जो है वो काफी अच्छा आता है। तो आप में से अगर किसी को ये समस्या हो रही हो तो प्लीज इस टेक्निक का यूज करके देखें और फिर मुझे बताइए कि ये तकनीक आपके लिए कैसे काम कर रही है और आपके क्या एक्सपीरियंस है। जो है सिंपल सी बात है, आपको समझना है जो हमने बात करी वही, कि जो करना चाहते हैं वो एक खास काम चुने। मल्टीटास्किंग यानी ज्यादा काम नहीं कि एक ही टाइम पे 2 काम कर रहे हो। 25 मिनट का टाइमर सेट करना है, मोबाइल फोन ऑफ कर देना है, पूरा ध्यान लगाएं, यानी उसी काम पे ध्यान देना है, फोन वगैरह नहीं देखना है। फिर उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना है। अगेन 4 पोमोडोरो पूरे करने के बाद 15 से 30 मिनट का ब्रेक लेना है, अगेन शुरू कर देना। यानी इससे आप बोर नहीं होंगे, इससे आपकी जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ जाएगी, एकाग्रता बढ़ जाएगी। और आप मुझे बताएंगे पर्सनली इस तकनीक का इस्तेमाल अगर आप में से किसी ने किया है तो उसका क्या फायदा आपको मिलता है। अब देखिए, एक आर्टिकल जो है वो दैनिक भास्कर ने लिखा है और काफी महत्वपूर्ण आर्टिकल है। आर्टिकल भी इस बात पे लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। नीट पेपर का जो लीक हुआ है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। इसको एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, यानी जो संस्था नीट का पेपर कंडक्ट करवाती है उस संस्था को फटकार लगाई है। क्यों लगाई है? सुप्रीम कोर्ट ने गहरा अफसोस जाहिर किया है। बोला है कि 2024 में भी पेपर लीक हुआ था, उसके बाद भी इसरो के अध्यक्ष राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। यानी कि 2024 में भी नीट का पेपर लीक हुआ था। लीक होने के बाद इसरो के अध्यक्ष राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, उसकी सिफारिशों को नजरअंदाज किया गया। इसलिए फिर से 2025 में पेपर लीक हुआ है, तो इस बात पे गहरा अफसोस सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर किया। देखिए मैं आपको बताता हूं, अभी नीट का जो पेपर था 2026 वो लीक हो गया। लीक होने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि 2024 में भी जब नीट का पेपर लीक हुआ था तो राधाकृष्णन जो है इसरो के पूर्व अध्यक्ष है, उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ। समिति ने कुछ अच्छी सिफारिशें दी, जैसे कि नीट का पेपर भी जेई की तरह ऑनलाइन होना चाहिए, लेकिन आप लोगों ने नहीं करवाया, उस समिति की सिफारिशों को नहीं माना। तो इस बात पे गहरा अफसोस जताया और उन्होंने कहा कि 2024 में हुआ, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, सुधार नहीं किया, सिफारिशों को नहीं माना, इसकी वजह से 2026 में फिर से हो गया। जैसे जेई के पैटर्न पे सिफारिश को नजरअंदाज कर दिया एनटीए ने और ऑफलाइन जैसे करवा रहे थे वैसे ही जारी रखा। और ऑफलाइन में क्या होता है कि पेपर में लीकेज होने की संभावना ज्यादा होती है क्योंकि ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। बड़ा सवाल क्या है, यहाँ राइटर ये बोलते हैं कि भाई 1978 का नेशनल पुलिस कमीशन, ये भी एक आयोग बना, पुलिस को लेकर सिफारिशें दी, सरकार ने आज दिन तक कोई काम नहीं किया। उसके बाद डिजिटल कंपटीशन लॉ समिति बनी 2024 में, सरकार ने इस पे भी कोई काम नहीं किया। ऐसी दर्जनों जो रिपोर्ट्स है, आयोगों की सिफारिशें हैं, वो कूड़े में डाल दी गई, किसी भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन हाल ही में जब वक्फ सुधार जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की वक्फ एक मुस्लिम बॉडी है जो कि मुस्लिम संपत्तियों का ध्यान रखती है, इसके सुधार के लिए एक सिफारिश दी जेपीसीसी ने, ठीक है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने, जेपीसी ने, और तुरंत सरकार बिल लेके आ गई 43 दिन के अंदर। यानी यहाँ राइटर ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसी क्या मजबूरी है, आप सिलेक्टेड मुद्दों पे काम कर रहे हैं,
यानी कि जो सिफारिशें दर्जनों बहुत सालों से पड़ी है, महत्वपूर्ण है, सुधार किया जाना चाहिए, नहीं किया। जबकि एक वक्त को लेके जब जेपीसी ने जैसे ही रिपोर्ट दी 43 डेज में आपने कानून बना दिया, तो बाकी चीजों पे तो इतनी त्वरता आपको दिखानी चाहिए। ये जो है बात इस आर्टिकल में राइटर कहना चाह रहे हैं। आगे देखिए एक बड़ी समस्या है, बड़ा आर्टिकल है, अपन इसको शॉर्ट में आराम से अच्छे से कर लेते हैं डिस्कस की। ग्रामीण भारत में और पूरे भारत में जल की बहुत बड़ी समस्या है। जल की समस्या, एक तो 17.5% पॉपुलेशन दुनिया की हमारे पास है, यानी कि दुनिया में अगर मान लीजिए 100 लोग हैं तो 17.5 लोग तो हमारे पास हैं, जबकि जल की जो उपलब्धता है वो लगभग 4%, 3% के आसपास है। तो ये अंतर ही अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। उसके बाद हमारे यहाँ पशुधन बहुत ज्यादा है, तो जल की खपत बहुत ज्यादा होती है। वर्षा जल के संग्रहण की जो तकनीक है वो भी बहुत पुरानी है। ठीक है, इस सारी समस्याओं के समाधान के जल बजटिंग की बात की जाती है। जैसे आप घर का बजट रखते हैं, जैसे सरकार राज्य का बजट रखती है, उसी प्रकार जल का भी बजट रखना होगा। यानी कितना जल आया, कितना खर्च हुआ, किस तरह से खर्च होना चाहिए, तमाम बातें जो है होनी चाहिए। जैसे जल बजटिंग क्या है, आपसे सीधा सवाल भी पूछा जा सकता है। किसी परिभाषित भौगोलिक इकाई में, यानी कि जैसे मान लीजिए एक पंचायत है, पंचायत में गांव हो, प्रखंड हो, जिला हो, जल की उपलब्धता और मांग पर व्यवस्थित आकलन, यानी कि जल है कितना और जल की मांग कितनी है, उसकी डिमांड कितनी है, इन दोनों का व्यवस्थित जो आकलन है उसको बोला जाता है जल बजटिंग, ताकि उपलब्धता के आधार पे उसको समायोजित किया जा सके। भारत में वार्षिक जल उपलब्धता इतना बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। विश्व की 17.5% जनसंख्या जो है वो भारत में, ये महत्वपूर्ण बात है, ये आपको याद रखनी है। और ग्रामीण सेक्टर का 80 से 90% जो जल है वो कृषि में यूज हो जाता है, यानी कि कृषि में और फिर मवेशियों पे। तो ये जो है ग्रामीण भारत में बहुत जो है बड़ी डिमांड है, और बढ़ती मांग और असमान वितरण के कारण ये जो संकट है ये गहरा रहा है, ये संकट महत्वपूर्ण होता जा रहा है, गंभीर होता जा रहा है। आगे 3 भूमिकाएं जो है जल बजटिंग की इसमें बताई गई है, देखते हैं क्या है। सबसे पहली है आपूर्ति मांग संतुलन, यानी कि कितनी डिमांड है और कितनी आपूर्ति है, इसके बीच में संतुलन होना चाहिए। सभी जो स्रोत है, यानी कि भूजल, भूगर्भीय जल, सारे जो स्रोत है, वर्षा जल, सबकी निगरानी होनी चाहिए और न्याय संगत आवंटन होना चाहिए। वही बजटिंग की बात, यानी कि डिमांड के हिसाब से सप्लाई होनी चाहिए और सारा उसका डेटा जो है वो मेंटेन रखना चाहिए। ये जो है वक्त की जरूरत है, वरना आने वाले समय में पेयजल का जो संकट है वो पैदा हो जाएगा। अब देखिए, और 2050 तक जो सिंचाई की मांग है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। मवेशी है यानी पशुधन है, उनकी भी जो है जनगणना बढ़ती जा रही है, उनकी गणना बढ़ती जा रही है, नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो डिमांड जो है जल की बढ़ती जाएगी। डेटा आप लोग देख लेंगे, नोट करने जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आपको एक आइडिया मिल जाएगा, रफ आइडिया कि अच्छा देश में क्या हिसाब किताब है। फिर अटल एक भूजल योजना चलाई गई थी पूरे देश में, 7 राज्यों में 229 ब्लॉक को चिन्हित किया गया था और उन पे काम करना है कि भाई ये जो है देश के ऐसे 229 एरिया जो है अलग अलग राज्यों में, वहां जो है गंभीर संकट है। उनमें से 180 जो ब्लॉक है वहां पे सुधार हुआ, ठीक है, आवंटन जो हुआ, और उसके अलावा अच्छा काम जो है इस सेक्टर में किया गया। तो अटल भूजल योजना जो है उसने एक सफलता अर्जित करी है इस पर्टिकुलर सेगमेंट पर। चलते हैं, एक गांव है महाराष्ट्र का हिवड़े बाजार, ये आप नोट कर लेंगे। हिवड़े बाजार ने जल संसाधन के संरक्षण पे अच्छा काम किया। देखिए मैं आपको इसकी कहानी सुनाता हूँ। 1970 के आसपास इस गांव से जो मैक्सिमम लोग हैं वो पलायन कर गए, यानी कि मैक्सिमम लोगों ने गांव छोड़ दिया। पोपटलाल करके एक व्यक्ति था, एमबीए था, ग्रेजुएट था, उसने अपनी नौकरी छोड़ी और गांव में आके काम करने की ठानी। सरपंच बना गांव का, गांव वालों से सहयोग लिया और गांव को हरा भरा कर दिया, जल को अच्छे से व्यवस्थित किया, जल संग्रहण की तकनीकें बनाई और शानदार तरीके से गांव को डेवलप किया। तो 1970 में जो लोग गए थे, 1980 का दशक आते आते सारे लोग वापस आके गांव में बस गए। तो ये एक प्रकार से महाराष्ट्र का जो हिवरे बाजार गांव है ये एक मॉडल गांव बन गया और जल संरक्षण तकनीक पे इन्होंने शानदार काम किया। आज भी जो है सरपंच और सेक्रेटरीज का जो प्रशिक्षण है उसके लिए वहां पे लोगों को ले जाया जाता है, हिवरे बाजार का मॉडल दिखाया जाता है, उनको ये बात समझाई जाती है कि भाई आप भी अगर इसकी तरह अच्छा काम करें तो इस समस्या का जो है समाधान आप प्रस्तुत कर सकते हैं। 1970 जो भी है ये तमाम बातें इसमें है। अब आगे समाधान और परिणाम क्या हो सकते हैं, यानी कि क्या समाधान किए जा सकते हैं इस पे। जल बजटिंग तो एक बात हो गई, यानी कि जल का बजट का लेखा जोखा, लेकिन और क्या किया जा सकता है। तो इसमें सजेशन है समुदाय नेतृत्व वाला जल संवर्ग, यानी कि समुदाय को साथ आके जल संरक्षण के लिए संरचनाएं बनानी चाहिए। ग्राम सभा के स्तर पे जो है जल का बजट बनाया जाना चाहिए। गहरे बोरवेल यानी बोरिंग जो होते हैं अपने गहरे, उस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। सामान्य से कम वर्षा होती है उस समय सुरक्षा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए।
5000 को जो है राज्य नीति में शामिल महाराष्ट्र ने शामिल किया, उस प्रकार के जो है प्रयोजन है, जो इस प्रकार के कार्य हैं वो हम भी सम्मिलित कर सकते हैं। तो ये तमाम बातें जो है सजेशन वाले पोर्शन में आप लिख सकते हैं। इस प्रकार राजस्थान में भी जो है जल स्वावलंबन अभियान जो है वो अच्छा काम किया उसने, ये आप पढ़ लेंगे। एक एप्लीकेशन है वरुणी वेब एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन का नाम आप याद रखेंगे, कभी पूछा जा सकता है। ये भी जल संरक्षण से संबंधित है। क्या है वरुणी वेब एप्लीकेशन? इसमें क्या होता है, ब्लॉक स्तर का जो जल बजट है वो तैयार करके वैज्ञानिक उपयोग में इस प्रणाली को अच्छे से लागू किया जाता है। साथ में इसमें वर्षा, भूमि उपयोग, फसल का पैटर्न, इन तमाम बातों का भी ध्यान रखा जाता है। यानी कि अगर इस बात को निष्कर्ष के रूप में समाप्त करें तो ये है कि भारत में जनसंख्या ज्यादा है, जल की उपलब्धता कम है जनसंख्या के अनुपात में, इसलिए हमें जल की बजटिंग करनी चाहिए, यानी कि जल का लेखा जोखा हमें रखना चाहिए। साथ ही अच्छी जो पद्धतियां हैं उनका उपयोग करना चाहिए। महाराष्ट्र का जो हिवरे बाजार है, उस गांव ने जिस तरह से कार्य किया वैसे बाकी गांव और ग्राम पंचायतों को भी कार्य करना चाहिए। ये तमाम बातें जो है इस आर्टिकल में हमने डिस्कस करी है। आगे जो है राष्ट्रीय जल मिशन, उसके तहत काफी सारी महिलाओं को जागरूक किया, उनका सशक्त एक नेतृत्व तैयार किया, प्रशिक्षण दिया। ये तमाम बातें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जिस आर्टिकल का हिस्सा था तो हमने इंक्लूड कर दी। आज हमने डिस्कस किया आरबीआई की क्यू सेफ रिपोर्ट। आपको अच्छे से पता है क्यू सेफ रिपोर्ट क्या होती है, कौन इसके अध्यक्ष है और क्या इसका उद्देश्य है। उसके बाद क्वाड आप जानते हैं, क्वाड के बारे में हमने डिस्कस किया। उसके बाद योगासन जो चैंपियनशिप है जो होने जा रही है अहमदाबाद में, उसके बारे में डिस्कस किया। जल बजटिंग के बारे में डिस्कस किया और पोमोडोरो टेक्निक के बारे में डिस्कस किया। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ आपके लिए डिस्कशन फायदेमंद हो। अच्छे से पढ़ते रहिए, कंटिन्यू रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।